नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ। देखिए कितना मुश्किल था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 रियासतों में से जो 5 रियासतें बिल्कुल भी मिलने को तैयार नहीं थीं, क्या हुआ, पूरी एक कहानी है। स्टोरी अच्छे से सुनिएगा और आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से याद हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और बड़ी शान से लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा था। चौदह अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसके लिए लोगों को छूट दी गई थी कि वे चाहे तो हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में। लेकिन असली मसला देश की रियासतों और रजवाड़ों का था। आज़ादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत वे चाहे तो भारत या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती हैं। और भारत की तरफ से ये कहा गया कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश एवं संचार व्यवस्था के आधार पर शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुकर की, लेकिन दूसरा विकल्प न होने पर विलय की बात माननी पड़ी। देश की स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र आते थे। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, यानी ये लंदन के इंडिया ऑफिस और भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरा देसी राज्य यानी प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। और तीसरा फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, जैसे चंदन नगर, पांडिचेरी और गोवा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को ये विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सकती हैं। भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान रियासतों की एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के मुखिया थे। भोपाल के नवाब ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान से अलग देसी रियासतों का एक संघ बने। वो तीसरी शक्ति के तौर पर उभरता और इस तरह भारत के नक्शे पर अलग अलग देश उभरते। भारत की आज़ादी के वक्त ज़्यादातर रियासतों का भारत में विलय हो गया, लेकिन त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और जोधपुर ने भारत में विलय से इनकार कर दिया। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल और देसी राज्यों की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनको बीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और भारत के विभाजन के समय खैरपुर, बहावलपुर आदि रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गईं और शेष भारत में रह गईं। लेकिन 1947 ईस्वी में 2 मुख्य बाधाएं आ खड़ी हुईं। पहली बाधा ये थी कि जिन्ना, जिसने देसी नरेशों को पथभ्रांत कर दिया था, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वे भारतीय नरेशों की प्रत्येक शर्त मानने को तैयार थे। और दूसरी बाधा ये थी कि भोपाल के नवाब जैसे कुछ राजाओं ने खड़ी कर दी थी। ये नरेश पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध कायम करने के पक्ष में थे, ताकि उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़ यानी सौराष्ट्र, भोपाल, हैदराबाद यानी दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सभी देसी रियासतें भारतीय संघ में मिलने को तैयार हो गईं। अब बात करते हैं एक एक रियासत की। पहली रियासत थी त्रावणकोर, जिसने पहली बार यानी सबसे पहले भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर, जो इस समय केरल के क्षेत्र में आता है, उस समय की रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सीपी अय्यर, कौन, जो त्रावणकोर के दीवान थे, सीपी अय्यर ने यूके की सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी और यूके की सरकार स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में भी थी, क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद सीपी अय्यर ने भारत में जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। बात करते हैं जोधपुर रियासत की। तो जोधपुर रियासत एक राजपूत रियासत, जहां का राजा हिंदू था और अधिकांशतः जनसंख्या भी हिंदू थी। असाधारण रूप से राजा का पाकिस्तान की ओर झुकाव था। युवा एवं अनुभवहीन राजा, जिसका नाम था हनवंत सिंह, ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को पूरी कराने के लिए एक खाली पेपर पर हस्ताक्षर करके दे दिए और कहा कि कराची बंदरगाह तक तुम मुफ्त सामान पहुंचा सकते हो या लेकर आ सकते हो। इस पर पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया और पटेल ने राजा को यह आश्वासन दिलाया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी और जोधपुर को भी काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जोधपुर रियासत का भी भारत में विलय हो गया। बात करते हैं भोपाल रियासत की। यह एक और रियासत थी जिसने संप्रभु और स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। यहाँ एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्ला खान अधिसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के योद्धा मोहम्मद खान ने सिरोह, आष्टा, खिलचीपुर और गुन्नौर को जीत करके की थी। वह मुस्लिम लीग का करीबी मित्र और कांग्रेस का घोर विरोधी था। हालांकि उसने माउंटबेटन को पत्र लिखा कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है, किंतु माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि कोई भी शासक अपने नजदीकी अधिराज्य यानी डोमिनियम से भाग नहीं सकता है। जुलाई 1947 जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने पर निर्णय लिया तो अंततः भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 1 जून 1949 को जब भोपाल रियासत का भारत में विलय हो गया तो पहली बार इसी दिन भारत की शान तिरंगा यहाँ फहराया गया और तभी वर्तमान भारत की तस्वीर किसी देश के सबसे सुंदर नक्शे के रूप में सामने आई। बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक जिसका नाम था निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया। पटेल और अन्य मध्यस्थों के निवेदन और धमकियों के बावजूद भी निजाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने लगातार यूरोप से हथियारों का आयात जारी रखा। परिस्थितियां तब और खतरनाक हो गईं कि जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दी। 13 सितंबर 1948 के ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया और 4 दिनों तक चले सहस्त्र संघर्ष के बाद अंततः हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया।
और बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक और रियासत जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। यहाँ की अधिकांशतः जनता हिंदू और राजा मुस्लिम था। 15 अगस्त 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दो राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियाबाद जो जूनागढ़ के अधीन थे, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता और भारत में शामिल होने की घोषणा की। लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया और जिसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार ये मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे और साथ ही जो बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या है, लगभग 80% वहां की जनसंख्या जो हिंदू थी, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की आपूर्ति को रोक दिया और भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियाबाद पर कब्जा कर लिया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया और फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया जो लगभग सर्वसम्मति से भारत के पक्ष में था और इस प्रकार जूनागढ़ विरासत का भी भारत में विलय हो गया। बात करते हैं कश्मीर रियासत की। एक ऐसी रियासत जहां बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी और जबकि राजा जो था वो हिंदू था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए मौन स्थिति बनाए रखी और इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिक और हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। तभी महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधीन क्षेत्र में लाया गया। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की और जिसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने और इस प्रकार 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत के संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर रियासत का भी भारत में विलय हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा, पर उसको कुछ मामलों में कुछ विशेष दर्जे प्राप्त थे। श्री रामनाथ कोविंद जी ने अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक आदेश 2019 की उद्घोषणा करते हुए जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बन गया। तो ये थी रियासतों के भारत में विलय की कहानी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।